Dear students, I know you have given your best in your CLAT exam. So now let's discuss probable answer key for English section. So dear students, आपका जो फर्स्ट पैसेज है, फर्स्ट पैसेज में एग्जामिनर ने चेक करिए क्या पूछा है। तो एग्जामिनर ने आपको एक पैसेज दिया है जिसमें उसने डिस्कस किया है नन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में डिस्कशन है। तो स्पेशली चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर में क्या क्या डिस्कशन है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि इसमें महात्मा गांधी ने किसकी कब का डिस्कशन हो रहा है, तो जनवरी 1921 के बारे में। और इसमें महात्मा गांधी कह रहे हैं कि 1 ईयर अगर इसको अडॉप्ट किया गया तो 1 ईयर के अंदर क्या होगा कि वी विल गेट फ्रीडम, ऐसा हमें क्या मिलेगा, स्वराज मिलेगा। देन जो नेक्स्ट डिस्कशन है कि इसकी सबसे जो मेन पॉइंट था कि इसमें जो पुअर डम्ब मिलियंस का डिस्कशन किया गया है कि इनका क्या था साथ में कि कंप्लीट इंडिया का सपोर्ट मिला था इसमें महात्मा गांधी को। और देन जो सबसे इसकी खास बात ये थी कि इसमें स्पेशली जो माइनॉरिटी थे, माइनॉरिटी का सपोर्ट मिला था। तो अगर माइनॉरिटी का डिस्कशन है इट मीन्स यहाँ पर डिस्कशन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ चेक क्वेश्चन नंबर 1 आंसर फ्रॉम द पैसेज। इट इज एविडेंट दैट, इट मीन्स यहाँ पर एग्जामिनर आपसे इन्फ्रेंस की बात कर रहा है। तो फ्यूटाइल वर्ड यहाँ पर यूज हो गया कि क्या इसका कोई इफेक्ट था, तो आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो नो डिस्कशन, ऐसा है नहीं। मूवमेंट वाज अ कंप्लीट सक्सेस, तो आप यहाँ पर कंप्लीट सक्सेस का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, राइट। द नन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन द सिंपैथी ऑफ मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस, तो हाँ स्पेशली एजुकेटेड जो पर्सन्स थे उनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था। प्लस पैसेज में ये भी गिवन है कि मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ा और ऐसा कोई भी प्लेस नहीं था, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं था जहाँ पे इसका इफेक्ट ना पड़ा। इट मीन्स योर आंसर इज सी, द नन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन द सिंपैथी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस, राइट। ओके, सो अब आइडिया आपको मिल गया कि पैसेज में एग्जामिनर ने क्या क्या आपसे पूछा है। नाउ सेकेंड वन, पुअर डम्ब मिलियंस का मीनिंग पूछा गया है। तो इसमें क्या है कि एजुकेटेड, अनएजुकेटेड और ऐसे लोग जो जिन अच्छा देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने हिस्ट्री से ये पूछा है, तो एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि थोड़ा टर्म आप खुद से भी समझोगे। इट मीन्स जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है ऑप्शंस में इम्पोवरिश, इट मीन्स जिनको पुअर बना दिया गया था। ब्रिटिश ने उन्हें क्या बनाया था, पुअर बनाया था, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ये सेंस समझना पड़ेगा। तो ऐसे कितने ऑप्शंस है, सी वी हैव 2 ऑप्शंस, ए एंड देन लार्ज नंबर पीपल हु आर डी। सो बट प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन ए जो है वो कंप्लीट डिटेल को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। सो जो आपका प्रोबेबल आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, राइट। ओके, देन नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज which of the statement is true? So द स्वराज मूवमेंट हैपेंड बिफोर द नन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इसका क्या कोई डिस्कशन है, तो डिस्कशन नहीं है, तो जो पैसे से रिलेटेड नहीं होगा उसके ऊपर में आप थिंक नहीं करोगे, राइट। द नन कॉपरेशन मूवमेंट फेल्ड ड्यू टू सडन विथड्रॉल, कोई डिस्कशन नहीं है। देयर इज अ फाइन शो ऑफ कम्युनल यूनिटी, यस, तो किसका डिस्कशन था, कम्युनल यूनिटी का डिस्कशन था। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। अब है कि मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, then the non cooperation movement did not give impetus of the future movements, discussion नहीं है। the movement made the Indians realize their potential to fight against the mighty British, तो that will be your answer, right। and fifth one, कम्युनलिज्म का मीनिंग पूछा गया है, तो किसकी डिस्कशन हुई थी, माइनॉरिटी की बात हुई थी। सो प्रोबेबल आंसर विल बी ए, रिलीजियस आइडेंटिटी, क्लियर। नाउ सी सेकेंड पैसेज में एग्जामिनर ने क्या पूछा है आपसे। सो सेकेंड पैसेज जो है आपका प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के ऊपर में है, जिसमें स्पेशली आपसे ये बताया गया है कि ये इक्विवेलेंट थे किसके, तो जो अदर एनिमल्स थे, चिंपैंजीज, बबून्स, एलिफेंट्स, यानी उनके तरह ही इनका कंप्लीट बिहेवियर था।
राइट, ये बिल्कुल उनसे डिफरेंट नहीं थे। और उसके बाद डीएनए से रिलेटेड किस तरीके से है इसके ऊपर में पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन चेक कर लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रीहिस्टोरिक ह्यूमंस एज पर द पैसेज। कि क्या अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका इन्फरेंस के ऊपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो अब मेन क्या था इसका, देखिए तो अभी मैंने क्या बताया कि इसमें पैसेज वन में जो इनिशियली जो पैसेज वन है आपका जो पैसेज जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हुआ ये है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में गिवन है कि ये इक्वल थे, किसके इक्वल थे, तो अदर एनिमल्स के। सो इट मीन्स देयर इन एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स, जो अदर्स एनिमल्स है उनसे नहीं था। सो आंसर इज डी, राइट। तो एग्जामिनर ने जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा है तो वो आपसे क्या है, कॉन्टेक्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज द टर्म इनकॉग्निजेंट मोस्ट लाइकली मीन्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वर्ड इनकॉग्निजेंट, इट मीन्स लैक ऑफ इंटेलिजेंस और अनअवेयर। ये इट हैज टू मीनिंग्स, बट एग्जामिनर ने आपसे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पूछा है, दे आर टॉक अबाउट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या बनेगा, अनअवेयर ऑफ देयर फ्यूचर पोटेंशियल। सो प्रोबेबल आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट। नाउ question number 8, which of the following best explains why humans did not initially stand out among other organisms। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या क्या था कि बिहेवियर क्या था, इक्वल था। सो देयर बिहेवियर्स वर नॉट यूनिक कंपेयर टू अदर एनिमल्स। सो आंसर इज बी, राइट, क्लियर। सो कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस एग्जामिनर ने आपसे यहाँ पर ज़्यादा पूछा है, और देन जो आपका पैसेज का सिलेबस है, इन्फरेंस के ऊपर में क्वेश्चंस जनरली पूछे गए हैं। फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर में भी एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चंस पूछा है, राइट। नाउ so question number 9, according to the passage what determines whether two animals belong to the same species, right। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अब यहाँ पर देखिए, अब टू टर्म्स में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग और देयर फिजिकल अपीयरेंस एंड साइज। बट यहाँ पर ये साइज का कोई किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं है आपके पैसेज में। सो प्रोबेबल आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द पैसेज एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्लासिफिकेशन। किस तरीके से स्पीसीज का क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इस पेपर में, एग्जामिनर ये आपसे पूछ रहा है, राइट। तो इसके लिए आप देखिए ऑप्शन बी एंड सी का डिस्कशन है, फोकसिंग ऑन द डीएनए पूल दे शेयर और कॉन्ट्रास्टिंग हॉर्सेज एंड बुलडॉग्स विद डंकीज एंड स्पेनिल्स टू एक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी, राइट। तो जो इसका क्लासिफिकेशन का डिस्कशन है, सो आंसर विल बी बी। प्रोबेबिलिटी है कि सी हो सकता है, बट जितना जो कंक्लूसिव एविडेंस मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग योर आंसर विल बी बी, राइट। ओके, नाउ सी इन थर्ड पैसेज, इसमें आपका डिस्कशन जो है डिस्कस किया गया है कि डेमोक्रेसी के ऊपर में आपके एग्जामिनर ने डिस्कस किया है, जिसमें एक फ्रीडम हाउस है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बता रही है कि इन द होल वर्ल्ड किस तरीके से डेमोक्रेसी का डाउनफॉल है या फिर डेमोक्रेसी किस तरीके से राइज किया गया है, राइट। अब इसमें एग्जामिनर ये भी एक्सपेक्ट करता है कि आप मैथमेटिक्स का भी थोड़ा यूज आपको करना है, और लॉजिक यू हैव टू बी सम, यू हैव टू गेट सम लॉजिक, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इन मोस्ट क्रिटिकल इन अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम हाउस एवोल्यूशन प्रोसेस। सो इट्स एम्फसाइजिंग ऑन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। क्या इसका कोई डिस्कशन है? तो नो, इसका कोई डिस्कशन नहीं है। रोल एडवाइजिंग गवर्नमेंट्स, तो नो डिस्कशन।
its primary focus on economic disparities, no discussion. So answer is option A. The methodology by which it quantifies the relative freedoms in different political systems, इसके बारे में एग्जामिनर ने डिस्कस किया है. Now in question number 12, what does the phrase vote with their feet implies in the context of the passage? तो vote with their feet means इसमें क्या होता है कि हम किसी चीज को लीव करने की बात करते हैं. तो लीव से रिलेटेड क्या आपका ऑप्शंस हो सकता है? जस्ट चेक इट. सी, इंगेजिंग इन इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, तो यहाँ लीव का सेंस नहीं है. ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिंग पॉलिटिकल प्रेफरेंस, नो इशू, नो डिस्कशन. माइग्रेटिंग टू कंट्री, सो इट विल बी योर आंसर बिकॉज ये भी आपकी पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है. सो आंसर इज 12, आंसर सी, राइट. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13. The term third wave of democratization as used in the passage refers to, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही आपका आंसर्स बनेंगे. द राइज ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप, ये तो कम्युनिज्म की बात कर रहा है. द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी एंड मार्क, तो ये आपका आंसर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसके राइज की बात हो रही है. सो आंसर ही जो प्रोबेबल आंसर विल बी 13th का बी होगा. क्लियर? ओके. Now see question number 13. Which of the following was not mentioned as a factor contributing to social mobilization and the shift to democracy? Increase access to education. तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बस आपको माइंड में ये पॉइंट रखना था कि यहाँ नॉट मेंशन पूछा गया है. क्लियर? यहाँ पे नॉट मेंशन की बात हो रही है. तो मेंशन क्या क्या था? इंक्रीज एक्सेस एजुकेशन था. क्लियर? एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी था, और ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी की बात हुई थी, बट किसी भी तरह के मिलिट्री प्रेजेंस की बात नहीं हुई थी. सो आंसर आपका क्या बनेगा? सी. यहाँ पे बस ये आपको माइंड में रखना था, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम द फ्रीडम हैड डिक्लाइंड अराउंड द वर्ल्ड? अच्छा, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में, ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपका एक डेटा गिवन है आपके पैसेज में. ये जो आपका 2009 है, 2009 में ये 4th कॉन्जिक्यूटिव बताया गया है. तो इससे पास का कौन हो जाएगा आपका? तो फर्स्ट कौन होगा? योर आंसर विल बी 2006, राइट. तो यहाँ पे तो एग्जामिनर यहाँ से बस आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपकी रीडिंग बेस्ट है, और प्लस आप कितने बेहतर तरीके से बस आप खुद को कूल, काम एंड कंपोज्ड रख पा रहे हैं, राइट. नाउ सी पैसेज 4th. इसमें एक स्टोरी को डिस्कस किया गया है. किन्समैन मीन्स रिलेटिव के आप जो है एक रिलेटिव के साथ कहाँ पूजा, कोलकाता से आप वापस आ रहे हैं. वहाँ आपको एक पर्सन मिलता है जो इनिशियली आपको लगता है कि ही इज़ अ बुरिश मैन. बुरिश मीन्स रूड आपको फील हो रहा है, बट बाद में जब आप उससे डिस्कस करते हैं तो आपको लगता है कि वो काइंड ऑफ क्या है, वो एक स्कॉलर है, राइट. ये इसी का डिस्कशन है. क्वेश्चंस देख लीजिए. सो क्वेश्चन नंबर 16. द नरेटर एंड हिज किंग्समैन्स इनिशियल impression of the unusual man highlights which of the most? तो चेक कर लीजिए ऑप्शंस के थ्रू. क्या सुपीरियरिटी की बात हुई है? तो सुपीरियरिटी की बात नहीं हुई है. द डिसेप्टिव नेचर ऑफ अपीयरेंस से रिलेटेड था. सो आंसर इज, सो प्रोबेबल आंसर इज ए, राइट. ओके. नाउ question number 17. Which literary device is most evident in the narrator's line? One might think the disposer of all things sought his counsel in every decision. तो यहाँ पर ये सेंस बताया जा रहा है कि उस पर्सन के बारे में ये कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है उस पर्सन को देख कर कि भगवान भी जब कोई डिसीजन लेते होंगे तो इस बंदे से एक बार सोचते होंगे, पूछते होंगे, ऐसा कुछ. तो ये आपका काइंड ऑफ हाइपरबली है. सो आंसर इज हाइपरबली. प्रोबेबल आंसर आपका क्या रहेगा? हाइपरबली. आयरनी के लेस चांसेस लग रहे हैं, अदर ऑप्शंस तो नहीं बनेगा. आयरनी के कुछ चांसेस बन रहे हैं, बट जो कॉन्टेक्चुअल सेंस बन रहा है दैट इज हाइपरबली, राइट.
नेक्स्ट वर्ड है थियोसॉफिस्ट का मीनिंग पूछा गया है। तो इसमें एग्जामिनर बस ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी रूट वर्ड्स अच्छी है, बिकॉज थियो मीन्स गॉड और सोफ मीन्स विजडम, तो इससे रिलेटेड है। बट इस वर्ड का जो मीनिंग है, ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो एग्नोस्टिक मीन्स क्या होता है, जो डाउट करता है, तो डाउट से रिलेटेड टर्म बनेगा नहीं। और अगर एग्नेस्टिक होगा तो ये सेप्टिक भी है, तो ये दोनों तो आंसर बन नहीं सकते, सो आंसर विल बी मिस्टिक, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटली रिलेटेड था रूट वर्ड से। अगर आपकी रूट वर्ड का आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपका बुअरिश। बुअरिश का मीन्स अभी हमने समझ लिया रूड, तो ये तो नेगेटिव सेंस आ गया इस वर्ड का, आपका नेगेटिव मीनिंग है। तो इसमें जो भी आंसर मीनिंग बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो ये थ्री वर्ड्स आपके क्या हैं, पॉजिटिव सेंस देते हैं। तो और आपका आंसर क्या बन जाएगा, डिस्कर्टियस, यही आपका एक मीनिंग बनेगा जो आपका नेगेटिव है। तो बस पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में भी अगर आप कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका इजिली हो गया होगा, राइट। सो प्रोबेबल आंसर इज डिस्कर्टियस। नाउ 20th question, the narrator's suspicion that the extraordinary man was quietly pleased, कि जब वो पर्सन डिस्कस कर रहा था तो वो क्वाइटली प्लीज्ड था, बट वो थोड़ा पॉजिटिव सेंस की बात हो रही थी, बिकॉज वो हैप्पी भी था। तो इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लीजिए। द मैन डिराइव्ड सेटिस्फैक्शन फॉर इम्प्रेसिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, सो योर आंसर इज डी, राइट। आंसर इज योर डी, ओके। अदर ऑप्शन, जेन्युइनली हम्बल एंड एम्बैरेस्ड, तो एम्बैरेस्ड का कोई डिस्कशन नहीं है। एंड द मैन विश टू अवॉइड एनी रिकॉग्निशन, इंडिफरेंट तो था ही नहीं, इंडिफरेंट मीन्स न्यूट्रल, सो ये सारे आपके ऑप्शंस बनेंगे नहीं। सो प्रोबेबल आंसर इज डी, ओके। नाउ लास्ट पैसेज में देखिए, इसमें डिस्कस किया गया है कि स्पेशली इसमें आपके डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स है और एनिमल्स के ऊपर में जो क्रुएल्टी होती है उसके ऊपर में आप कह सकते हैं क्रिटिसाइज किया गया है। अलग अलग काउस के ऊपर में डिस्कस हुआ है, डॉग्स के ऊपर में डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से उनके ऊपर में क्रुएल्टी दिखाई जाती है, राइट। सो इन क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज, तो इस पे तो क्या डिटैच और न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल से रिलेटेड आपका ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें क्रिटिसाइज किया गया है। ह्यूमरस है तो ह्यूमरस के लिए आप लाफिंग जैसा सेंस होना चाहिए, इट इज नॉट। एडमायरिंग है तो नो, सो आंसर इज बी। 22, the speaker frequently contrasts animals work with human gain. This literally technique is best classified as, तो exploitation के ऊपर में स्पेशली बात हुई है, राइट। सो एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड एक टर्म ये बना, देन हाइपरबली और कॉमिक इफेक्ट तो नहीं है इसमें। आयरनी अबाउट द फार्म मैनेजमेंट, इसकी थोड़ी पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर में था, तो प्रोबेबल आंसर विल बी ए, राइट। आयरनी के बहुत लेस चांसेस लग रहे हैं, बट ये एक सेकेंड केस हो सकता है, बट हाई चांसेस विल बी, योर आंसर इज ए ही बनेगा, क्लियर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, हु इज नैकर। सो नैकर वो बंदा होता है जो बिजनेस करता है किसमें, तो उस तरह के फ्लैश में जो अब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं बैठेंगे। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। ये एक टर्म था जो आप कह सकते हो कि इस तरह के वोकेबलरी से था, दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट। नाउ 24, द रिपीटेड रेफरेंस टू स्लॉटर, ड्राउनिंग एंड द नैकर इन द पैसेज प्राइमरली इम्प्लाइज टू, ये किसको डिस्कस कर रहा है, तो ये बेसिकली क्रुएल्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे पैसेज में, ओके। तो प्रोवाइड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इवोक इमोशनल आउटरेज एंड हाईलाइट द ब्रुटैलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने पूछा है वो कॉन्टेक्चुअल बेस्ड है, और प्लस जो आपका सिलेबस जो आप स्टडी करके गए थे उसी से रिलेटेड है, राइट।
So, clear? So, we have discussed total 24 questions. Best of luck for your result.